हेलो गाइज, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस 1 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की प्रश्नोत्ती हमारा जो है समाज से है, तो यानी समाज प्रकरण से प्रश्नोत्ती है। यह प्रश्नोत्ती हमारा जो है कहाँ से लिया गया है, तो यह जो है यूपी टीएसटी के लिए यह प्रश्नोत्ती इंपॉर्टेंट रूप से दिया जा रहा है। तो यह प्रश्नोत्ती संस्कृत व्याकरण प्रवेश का जो डॉक्टर बाबू सक्सेना है वहाँ से लिया गया, यानी कि वहाँ से जितने भी एग्जाम्पल है उसको जो है इस प्रश्नोत्ती में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे प्रश्नों की संख्या जो है एक तरह से कह सकते हैं मैराथन, यानी कि जितने भी जो है हमारा जो है समाज से प्रश्नोत्ती होगा सभी इसमें शामिल किए गए हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न संख्या यहाँ पे जो है एक की तरफ प्रश्न संख्या 1 हमारा क्या कहता है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है अनेक पदानाम एक पदी भव कह। तो अनेक पदों का एक पदी हो जाना क्या कहलाता है? संधि कहलाता है क्या, कारक कहलाता है क्या, समास कहलाता है क्या, या संज्ञा कहलाता है? प्रश्न संख्या 1 का यहाँ पे आंसर क्या सही होगा? तो प्रश्न संख्या पहले का आंसर जाएगा अनेक पदानाम एक पदी भव कह। तो हमारा आंसर जाएगा अनेक पदानाम एक पदी भव समास है। तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा सी की तरफ, समास होगा, यानी अनेक पदों का एक पद हो जाना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। तो प्रश्न संख्या पहले का यहाँ पे सी आंसर हमारा क्या होता है? करेक्ट होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 कहता है समास कदा भेदा अस्ति। समास के कितने भेद हैं दोस्तों? 5 है क्या, 6 है क्या, 4 है क्या, या 7 है? तो प्रश्न संख्या 2 कहता है कि समास को कितने भागों में बांटा गया है डॉक्टर बाबू सक्सेना के अनुसार दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो जाएगा वह हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? 4। डॉक्टर बाबू सक्सेना के अनुसार जो है समास को 4 भागों में बांटा गया है, जबकि यदि हम टेट इत्यादि के पेपर देंगे तो उसमें जो है 6 जो है आंसर हमारा करेक्ट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो है क्योंकि समास कता भेदा का है तो 5 प्रकार के भी समास होता है, लेकिन यहाँ पे हमें जो है आंसर हमारा जाएगा सी की तरफ 4 होता है। क्या होता है? 4 होता है। तो समास कदा भेदा अस्ति, तो हमारा आंसर जाएगा 4 भेद होते हैं समास के जो है डॉक्टर बाबू सक्सेना के अनुसार। तो प्रश्न संख्या 2 का यहाँ पे हमारा जो सी आंसर सही होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 कहता है समास पद प्रकृति प्रत्यय का। समास पद का प्रकृति प्रत्यय क्या है? सम था की है क्या, सम अस घई है क्या, सम की क्यत है क्या, या उपयुक्त सभी है? तो समास जो शब्द बना वो किससे बना है यह पूछ रहा है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या सही होगा प्रश्न संख्या 3 का? तो प्रश्न संख्या 3 का हमारा आंसर जाएगा सम अस घई से हमारा बनता है समास है। क्या बनता है? समास। सम अस जो है घई से समासा बनता है। तो प्रश्न संख्या 3 का यहाँ पे हमारा आंसर जो है बी आंसर सही होता है। तो प्रश्न संख्या 3 का बी आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 कहता है समासों को अर्थ है। समास का क्या अर्थ है? संक्षेपीकरण है क्या, विस्तृतीकरण है क्या, या व दोनों सही है क्या, या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न संख्या 4 का आंसर क्या सही होगा? तो प्रश्न संख्या 4 यहाँ पे कहता है दोस्तों समास का क्या अर्थ है? समासा को अर्थ है। तो हमारा यहाँ पे आंसर जो जाएगा वो होगा संक्षेपीकरण समास। संक्षेपीकरण को ही क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या 4 का यहाँ पे हमारा आंसर एक करेक्ट होता है, यानी सही होता है प्रश्न संख्या 4। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 5 को। प्रश्न संख्या 5 कहता है अनेक पदों का एक पद बन जाना क्या कहलाता है? यानी अनेक पदों का एक पद हो जाना क्या कहलाता है? समास कहलाता है क्या, संधि कहलाता है क्या, कारक कहलाता है क्या, या शब्दरूप कहलाता है? क्या कहलाता है? अनेक पदों का एक पद बन जाना। तो यह हमारा परिभाषा अनेक पदानाम एक पदी भव, अनेक पदों का एक पद हो जाना ही कहलाता हमारा जो है समास कहलाता है। क्या कहलाता है? समास। तो प्रश्न संख्या 5 का यहाँ पे आंसर हमारा एक करेक्ट होता है। तो ये होगा हमारा प्रश्न संख्या 5 का ए आंसर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 का था सुबंत पद के साथ सुपंद पद के समास को क्या कहा जाता है? सुबंत पद के साथ सुबंत पद के समास को क्या कहा जाता है? सुपसुपा का समास कहा जाता है क्या, अव्ययभाव समास कहा जाता है क्या, द्वंद्व समास कहा जाता है क्या, या द्विगु समास कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्रश्न संख्या यहाँ पे 6 का। तो प्रश्न संख्या 6 का यहाँ पे आंसर क्या सही होगा दोस्तों? तो प्रश्न संख्या 6 का आंसर यहाँ पे हमारा जाता है जो है ए की तरफ सुपसुपा समास कहलाता है। क्या कहलाता है? सुपसुपा समास कहलाता है। तो प्रश्न संख्या 6 का यहाँ पे पहला आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 कहता है समास की क्या प्रक्रिया होती है? समास की क्या प्रक्रिया है? यानी दो बड़ों के मेल को समास कहते हैं क्या, दो पदों के मेल को समास कहते हैं क्या, दो शब्दों के बीच के मेल को समास कहते हैं क्या, या उपयुक्त सभी कहते हैं? तो प्रश्न संख्या 7 का यहाँ पे आंसर हमारा क्या सही होगा?
तो प्रश्न संख्या 7 का आंसर लेते हैं। दो पदों के मेल को क्या कहते हैं? दो पदों के बीच के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 का यहाँ पे हमारा जो है बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 कहता है विशेष संज्ञा विनिर्मुखः का समासा परिभाषा कह समास परिभाषा अस्ति। यह जो परिभाषा दिया गया विशेष संज्ञा विनिर्मुख, यह किस समास की परिभाषा यह पूछ रहा है। ऑप्शन ए अव्ययीभाव का है क्या, द्वंद्व है क्या, द्विगु समास है क्या या केवल समास है। तो विशेष संज्ञा विनिर्मुख जो समास है वह किसकी परिभाषा है। तो प्रश्न संख्या 8 का आंसर क्या सही होगा। तो प्रश्न संख्या 8 का आंसर यहाँ पे हम लेते हैं दोस्तों। 8 का आंसर जाएगा डी की तरफ, केवल समास की परिभाषा है। क्या है? केवल समास की परिभाषा है। तो प्रश्न संख्या 8 का यहाँ पे हमारा जो है जो है डी आंसर सही होता है। क्या है? डी आंसर यहाँ पे हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 को लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 कहता है भूतपूर्व में समास विधायक कौन सा सूत्र है। यानी भूतपूर्व में जो है समासिक पद है, करा इसमें विधायक सूत्र कौन सा लगा हुआ है। सह सुपा लगा हुआ है क्या, सह सुपा समास है क्या, अव्ययीभाव समास है क्या, द्वंद्व समास है क्या या फिर द्विगु समास है। यह सह सुपा है या फिर अव्ययीभाव है या फिर द्वंद्व है या फिर द्विगु है। तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर यहाँ पे क्या सही होगा। तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर यहाँ पे जो सही जाएगा वह होगा हमारा दोस्तों, जाएगा हमारा आंसर ए की तरफ, यानी कि पहला आंसर सही होता है। सह सुपा है। क्या है? सह सुपा है। भूतपूर्व में जो समास जो है समासिक विधायक जो सूत्र लगा हुआ वह लगा हुआ है सह सुपा। क्या लगा हुआ है? सह सुपा लगा हुआ। तो प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पे पहला आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न लेंगे। प्रश्न संख्या 10 कहता है अधोलिखित में से केवल समास का उदाहरण नहीं है। करा कि इनमें से कौन सा जो है केवल समास का उदाहरण नहीं है। प्रश्न संख्या 10 पितरऊ है क्या, भूतपूर्व है क्या, वागर्थव यू है क्या या नैक है। तो प्रश्न संख्या 10 कहता है कि इसका आंसर क्या सही होगा। तो प्रश्न संख्या 10 का आंसर जाएगा हमारा भूतपूर्व जो है वह हमारा केवल समास का है, वागर्थव यू भी है और नैक, यह तीनों हमारा जो है केवल समास का उदाहरण है। तो यहाँ पूछा कौन सा नहीं है, तो हमारा आंसर जाएगा ए की तरफ, पितरऊ नहीं है। तो पितरऊ किसका है? तो पितरऊ हमारा जो है द्वंद्व समास का है। किसका? द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 10 का ए आंसर सही होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 करता है वागर्थव यू पद का लौकिक विग्रह कौन सा। लौकिक पूछा है दोस्तों, तो विग्रह दो प्रकार के होते हैं, लौकिक और अलौकिक होता है। तो यहाँ पूछा है कि लौकिक विग्रह कौन सा है। तो ऑप्शन है वागर्थ और यू है क्या, वागर्थव यू है क्या, वागर्थ यू है क्या या वागर्थम अर्थ यू है। क्या यहाँ पे सही होगा प्रश्न संख्या 11 का। तो प्रश्न संख्या 11 का आंसर लेते हैं। यहाँ पे जो पहला दिया वागर्थ और यू, यह अलौकिक विग्रह का जो है क्या है, अलौकिक जो है अलौकिक विग्रह का उदाहरण है। ठीक है, अलौकिक विग्रह है। ठीक है, और यहाँ पूछा है कि लौकिक विग्रह कौन सा है। तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा बी की तरह वागर्थो यू है। क्या है? वागर्थो यू है। यदि हमारा प्रश्न पूछे अलौकिक विग्रह कौन सा है तो ये हमारा हो जाएगा ए वागर्थ और ई, ये हमारा अलौकिक विग्रह का जो है विग्रह है वागर्थो ई का, और लौकिक है वागर्थो ई। तो प्रश्न संख्या 11 के यहाँ पे हमारा जो है बी आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12 कहता है नैका में समास है। तो केवल है क्या, अव्ययीभाव समास है क्या, द्वंद्व समास है क्या या फिर द्विगु समास है। प्रश्न संख्या 12। तो प्रश्न संख्या 12 का जो है यहाँ पे आंसर आ जाएगा, नैका में पूछा है तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा, यदि हम नैका का जो यदि समासिक विग्रह करेंगे तो हमारा हो जाएगा नय प्लस एक। क्या हो जाएगा? नय प्लस एक, और हमारा शब्द बनेगा नैका। क्या बनेगा? नैका बनेगा। तो हमारा यहाँ पे आंसर जाएगा केवल समास का उदाहरण है। तो प्रश्न संख्या 12 का यहाँ पे जो है ये आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न है चैकदा इत्यर्थ समास भवति। अब पूछा चैकदा में समास कौन सा है, केवल समास है, अव्ययीभाव समास है, द्वंद्व समास है या द्विगु समास है। प्रश्न संख्या 13। तो प्रश्न संख्या 13 का आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा चैकदा में जो समास हुआ है वह समास हुआ है केवल समास है। क्या हुआ? केवल समास है। तो प्रश्न संख्या 13 का यहाँ पे हमारा जो है ए आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 14 नंबर का। यह कहता है प्रायेर पूर्व पदार्थ प्रधानों क समास अस्ति। कह रहा है कि प्रायेर पूर्व पद किस जो प्रधान वो कौन सा समास होता है। तत्पुरुष समास है क्या, अव्ययीभाव समास है क्या, द्वंद्व समास है क्या या द्विगु समास है। प्रश्न संख्या 14 नंबर का क्या करेक्ट होगा। तो प्रश्न संख्या 14 नंबर का कहता है कि प्रायेर
पूर्व पदार्थ प्रधानो समास, तो हमारा आ जाएगा अव्ययीभाव समास है। क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास है। तो प्रश्न संख्या 14 का यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न संख्या 15 कहता है नित्य नपुंसक लिंगे एक वचने समास प्रयुक्त भवति। कारण नित्य नपुंसक लिंग और एक वचन में समास किसका होता है? बहुव्रीहि समास होता है क्या? अव्ययीभाव होता है क्या? द्वंद्व होता है क्या? या द्विगु होता है? तो प्रश्न संख्या 15 का आंसर क्या सही होगा? तो प्रश्न संख्या 15 का यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा नित्य नपुंसक लिंग एक वचन में जो समास होता है वह समास होता है अव्ययीभाव समास। तो प्रश्न संख्या 15 का यहाँ पे हमारा आंसर जो है बी सही होता है। अगला प्रश्न संख्या 16 कहता है अव्ययीभाव प्राय प्रथम पद क्या कहलाता है? विभक्ति कहलाता है, अव्यय कहलाता है, संज्ञा कहलाता है या फिर उपयुक्त सभी कहलाता है? क्या कहलाता है? प्रथम पद जो है अव्ययीभाव प्राय प्रथम पद क्या कहलाता है? प्रथम पद क्या कहलाता है दोस्तों? विभक्ति, अव्यय, संज्ञा या उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 16 के यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा जो प्रथम पद कहलाता है वह अव्यय पद कहलाता है। क्या कहलाता है? अव्यय पद। अव्ययीभाव का जो प्रथम पद होता है वह अव्यय होता है और वह संपूर्ण पद को भी क्या बना देता है? अव्यय कर देता है। तो प्रश्न संख्या 16 का यहाँ पे हमारा जो है बी आंसर करेक्ट होता है। अगला प्रश्न है उप प्लस नदी समास पद रिक्त स्थानम पूर्व। यहाँ पे क्या भरा जाएगा? यानी कि समासिक पद क्या भरा जाएगा? उपनदी का उपनदी प्लस जो है उप प्लस नदी का जो समासिक पद होगा या क्या बने? यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो वही यहाँ बोला समास पद रिक्त स्थान पूर्ण। यहाँ पे समास पद क्या बनेगा? रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। उपनदी होगा क्या? उपनदी होगा क्या? उपनदीम होगा क्या? या उपनदी होगा? प्रश्न संख्या 17 का। तो प्रश्न संख्या 17 का यहाँ पे आंसर हमारा जाएगा जो है उपनदी, उप प्लस नदी से बनेगा हमारा उपनदी। क्या बनेगा? उपनदी बनेगा। और 17 नंबर का प्रश्न का आंसर यहाँ पे हमारा बी आंसर सही होता है। क्या बनेगा? उपनदी बनेगा। क्या बनेगा? उपनदी बनेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर 17 का बी करेक्ट होता है। अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 18 उपवधु पद समासिक विच्छेद होता है। अगला प्रश्न है उपवधु पद समासिक विच्छेद होगा। यानी करा उपवधु यह पद है इसका समासिक विच्छेद क्या होगा? यही पूछा उपवधु का जो समासिक विच्छेद क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या यहाँ पे 18 का। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 18 का जो हमारा आंसर जाएगा वह हमारा जाएगा सी की तरफ उप प्लस वधु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उप प्लस वधु हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या जो है 18 का सी आंसर हमारा सही होता है। यानी कि सी आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे सी आंसर सही होता है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है वो हमारा जाएगा 19 की तरफ। क्या जाएगा? 19 की तरफ जाएगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 19 नंबर का प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न है उपगु में समास है। तो उपगु में कौन सा समास है? सुपा समास है क्या? अव्ययीभाव समास है क्या? या फिर द्वंद्व समास है क्या? या फिर द्विगु समास है क्या? यहाँ पे उपगु में, तो उपगु में पूछा है समास कौन सा है दोस्तों? प्रश्न संख्या यहाँ पे 19 का आंसर क्या सही होगा? ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे करा उपगु में कौन सा समास हो जाएगा? प्रश्न संख्या जो है यहाँ पे जाता है हमारा 19 का। तो सुपा समास है क्या? अव्ययीभाव समास है क्या? द्वंद्व समास है क्या? या द्विगु समास है? तो उपगु में समास क्या बनेगा? तो उपगु में जो समास बनेगा वह बनेगा हमारा जो है समास है वह है अव्ययीभाव समास। कौन सा है? अव्ययीभाव समास है। तो प्रश्न संख्या 19 का यहाँ पे हमारा जो है बी आंसर सही होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 का था उप और नौ पद का समासिक पद होगा तो क्या होगा? उपनु होगा क्या? उपनौ होगा क्या? उपनु होगा क्या? या उपगु होगा? क्या होगा? उपनौ का। तो यहाँ पे जो इसे उपगु ऐसे उसी प्रकार उपनु हमारा बनेगा। तो हमारा यहाँ पे जो पद बनेगा प्रश्न संख्या यहाँ पे 20 का। तो उप और नौ पद का समासिक पद क्या होगा? तो हमारा हो जाएगा उपनु। क्या हो जाएगा? उपनु हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 20 का यहाँ पे हमारा जो है सी आंसर सही होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 कहता है उप प्लस समिध में टच प्रत्यय के योग से बनने वाला समास पद जो है समासिक पद है। तो यहाँ पे टच प्रत्यय लग जाएगा तो क्या बनेगा? और टच प्रत्यय नहीं लगेगा तो क्या बनेगा? तो उप और समिध में यदि हम टच प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? उपसमिध बनेगा क्या? उपसमिधा बनेगा क्या? उपसमिधम बनेगा क्या? या उपसमिधे बनेगा? क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 21 का। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या जो है 21 का
जो हमारा आंसर जाएगा वो हो जाएगा उप और समिध, यदि टच प्रत्यय उससे जुड़ता है तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा जो है उपसमीधम। क्या बनेगा? उपसमीधम बनेगा। तो प्रश्न संख्या 21 का यहाँ पे हमारा जो है सी आंसर सही होता है। उपसमीधम है। क्या? उपसमीधम है। यदि टच नहीं जुड़ेगा तो क्या बनेगा? यदि टच नहीं जुड़ेगा तो हमारा बनेगा उपसमीध। क्या बनेगा? उपसमीध बन जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 21 का यहाँ पे जो है सी आंसर हमारा सही होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 करता है उप और सरित के योग में समासिक पद होगा। क्या हो जाएगा? उपसरितम बनेगा, उपसरित बनेगा जो है या फिर जो है उपसरिते बनेगा या उपसरित बनेगा। क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 22 का। तो प्रश्न संख्या 22 कहता है कि उप और सरित जो शब्द जो बनेंगे उसके योग में समासिक पद क्या बनेगा, यही कह रहा है। तो उपसरितम में यदि उपसरितम बनेगा जब टच यहाँ पे लगेगा, तब टच प्रत्यय लगेगा तो उपसरितम बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पूछा है कि बस टच प्रत्यय नहीं लगेगा तो क्या बनेगा, तो हमारा बनेगा उपसरित। क्या बनेगा? उपसरित बनेगा और हमारा आंसर सी सही होता है प्रश्न संख्या 22 का। अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 23 कहता है उपराजम पदे टच प्रत्यय विधायकम सूत्रक का। कह रहा है कि उपराजम जो बना है शब्द उसमें टच प्रत्यय विधायक सूत्र कौन सा है। ठीक है, तो क्या है दोस्तों प्रश्न संख्या यहाँ पे जो है 23 का शरद प्रभृतिभ्य है क्या, अनश्च है क्या, हस्यो नपुंसके प्रातिपदिकस्य है क्या, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या उपराजम में टच प्रत्यय लगा हुआ है तो कौन सा सूत्र यहाँ पे शामिल हुआ है। तो यहाँ पे जो टच प्रत्यय लगा हुआ है कहाँ पे? उपराजम में। तो टच प्रत्यय में कौन सा सूत्र लागू हुआ यह कह रहा है। तो प्रश्न संख्या 23 का। तो प्रश्न संख्या 23 का यहाँ पे आंसर हम लेंगे। आंसर हमारा जाएगा बी की तरफ, अनस सूत्र लगाओ। क्या लगा? अनस सूत्र लगकर हमारा बना है उपराजम। क्या बना है? उपराजम बना है जिसमें टच प्रत्यय लगा हुआ है। तो 23 नंबर का प्रश्न का आंसर यहाँ पे हमारा बी करेक्ट होता है। क्या होता है? बी आंसर हमारा सही होता है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या यहाँ पे जो है 23 का बी आंसर सही है। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या जो है 23 हो गया उपराजम पदे टच प्रत्यय विधायकम सूत्र का। तो वही हमारा प्रश्न है दोस्तों, तो इसको अनस समाया जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। वह कहता है पंचगंगम इति समासो वर्तते। कह रहा पंचगंगम में समास कौन सा है। तो ऑप्शन है बहुव्रीहि, अव्ययीभाव, द्वंद्व समास या द्विगु समास। तो 24 नंबर का प्रश्न कहता है जो पंचगंगम है उसमें जो समास हुआ है उसमें अव्ययीभाव समास हुआ है। क्या हुआ? अव्ययीभाव समास हुआ है। और सूत्र कौन सा लगा है? तो सूत्र हमारा लगा है नदीभिश्च। क्या लगा? नदीभिश्च सूत्र लगा हुआ और हमारा शब्द बना है यहाँ पे अव्ययीभाव समास पंचगंगम। प्रश्न संख्या 24 का यहाँ पे हमारा जो है बी आंसर सही है। अगला प्रश्न लेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न 25 नंबर का प्रश्न है। वो प्रश्न है उपकृष्णम इत्यर्थ नपुंसक लिंगे केन सूत्रेर प्रयोगो अभवत। करा उपकृष्णम में जो नपुंसक लिंग में शब्द बना है वो कौन सा सूत्र लगा हुआ है। अव्ययीभाव चकाले से हुआ है क्या, अव्ययीभाव लगा हुआ है क्या, अनस लगा हुआ क्या, या हस्यो नपुंसके जो है प्रातिपदिक से लगा है। क्या लगा हुआ है? प्रश्न संख्या यहाँ पे 25 का। तो उपकृष्णम ने कौन सा जो है बनकर हमारा बना है जो है नपुंसके लिंगे में जो बना हुआ है, तो कैसे बना हुआ है यह पूछ रहा है। कौन सा यहाँ पे जो है टच प्रत्यय लगकर बना हो उपकृष्णम। ठीक है, तो इसमें नपुंसके लिंग जो है नपुंसक लिंग में बना हुआ है। तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा हस्यो। यहाँ पे जाएगा हस्यो नपुंसके प्रातिपदिक से। किससे बना है? हस्यो नपुंसके प्रातिपदिक से बना है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे हमारा 25 का जो है डी आंसर सही होता है। क्या है? डी आंसर सही है। तो यहाँ पे उपकृष्णम में नपुंसक लिंग लगा हुआ, तो किससे लगा हुआ है? तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा जो है प्रश्न संख्या 25 का। तो प्रश्न संख्या 25 का यहाँ पे हमारा डी आंसर सही है। अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 यहाँ पे कहता है कि अध्यात्मम अत्र कर्तव्य समास है। इसमें जो है अध्यात्म में कौन सा समास है। तो ऑप्शन है बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास या फिर कर्मधारय समास। तो यहाँ पे जो है विभक्ति अर्थ में समास हुआ है। जो है आत्मनम। क्या है? अधि आत्मनम यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे जो हमारा समास हुआ ये पूछा कौन सा है, बहुव्रीहि, अव्ययीभाव, द्वंद्व या फिर कर्मधारय। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे हमारा जाएगा प्रश्न संख्या जो है पहले का, यहाँ पे आंसर हमारा जाएगा
बी की तरफ अव्ययीभाव समास हुआ। अध्यात्मनम में जो समास हुआ है उसमें अव्ययीभाव समास हुआ है। प्रश्न संख्या 1 का यहाँ पे हमारा जो है बी आंसर सही होता है। क्या है? बी आंसर सही है। तो यहाँ पे बी करेक्ट है पहले प्रश्न का। आगे प्रश्न संख्या 2 है, उपसर्दम पदे टच प्रत्यय विधायकम सूत्रम क। अब करा उपसर्दम में जो टच प्रत्यय लगा हुआ है उसमें विधायक सूत्र कौन सा है? तो यहाँ पे जो है सरद प्रभृतिभ्य है क्या, अनश्च है क्या, हस्यो नपुंसके प्रातिपदिक है क्या, या ए और बी दोनों है? प्रश्न संख्या 2 का। तो प्रश्न संख्या 2 का उपसर्दम में पूछा है कौन सा समास जो है टच प्रत्यय लगकर क्या बना है, कौन सा सूत्र लगा, यह पूछा है। तो प्रश्न संख्या 2 का यहाँ पे जो हमारा आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 2, उपसर्दम पदे टच प्रत्यय विधायक सूत्रम क। तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा प्रश्न संख्या 2 का पहला सही, शरद प्रभृतिभ्य। यह सूत्र से जो है उपसर्दम में जो है टच प्रत्यय लगकर शब्द हमारा बना है उपसर्दम। क्या बना है? उपसर्दम बना है। तो प्रश्न संख्या 2 का यहाँ पे हमारा आंसर पहला आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 कहता है, अति निद्रम इत्यस्मिन् समासे अति अव्ययम कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तम अस्ति। यहाँ पूछा कि अति निद्रम जो है, अति निद्रम में समास हमारा है वह है अव्ययीभाव समास। क्या है? अव्ययीभाव समास है। कह रहा है कि जो अति है यह किस अर्थ में हुआ है, अति जो है किस अर्थ में है? तो असंप्रति अर्थ में है क्या, असंप्रति अर्थ में है क्या, समृद्धि अर्थ में है क्या, वृद्धि अर्थ में है क्या, या पश्चात अर्थ में है? किस अर्थ में है जो है यहाँ पे अति निद्रम? तो अति निद्रम जो है वह है हमारा आंसर जाएगा जो किस अर्थ में हुआ है अति निद्रम में समास, तो हमारा हुआ असंप्रति अर्थ में। क्या हुआ? असंप्रति अर्थ में हुआ है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 3 का हमारा जो है पहला आंसर सही होता है, अति निद्रम, और हमारा हुआ है संप्रति अर्थ में। यदि हम इसका विग्रह करेंगे तो निद्रा संप्रति न युज्यते, क्या हो जाएगा इसका? यदि हम विग्रह करेंगे तो हमारा जाएगा निद्रा संप्रति न युज्यते, न युज्यते, इस अर्थ में जो हमारा हुआ है अति निद्रम। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 3 का यहाँ पे असंप्रति अर्थ में हुआ है। तो हमारा आंसर यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 3 का जो है पहला आंसर सही होता है। क्या है? पहला आंसर करेक्ट है जो है अति निद्रम। तो किस अर्थ में हुआ? असंप्रति अर्थ में हुआ। तो प्रश्न संख्या 3 का पहला करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 कहता है, निर्मच्छिकम पदस्य समास विग्रह स्यात्। तो निर्मच्छिकम में जो समास विग्रह है कौन सा है? अभाव मच्छकाराम अभाव, निर्मच्छिकम अभाव, मस्कानाम अभाव। तो जो है निर्मच्छिकम में जो है समासिक विग्रह होगा वह हो जाएगा हमारे दोस्तों मच्छकाराम अभाव। क्या हो जाएगा? मच्छकाराम अभाव। तो प्रश्न संख्या 4 का यहाँ पे हमारा जो है बी आंसर सही होता है। क्या है? बी आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 कहता है, अति हिमस्य पदस्य समास विग्रह स्यात्। करा अति हिमस्य जो है उसका समासिक विग्रह क्या होगा? अति हिम है क्या, हिमस अत्यय है क्या, हिमया अत्यय है क्या, या हिमस संप्रति न युज्यते है? तो यहाँ पे जो अति हिमम हुआ है वह हुआ है हिमस अत्यय से। क्या हुआ? हिमस अत्यय से हुआ है और अत्यय अर्थ में हुआ है। क्या है? अत्यय अर्थ में हुआ है। तो प्रश्न संख्या हमारा जो है 5 का बी सही होता है। किस अर्थ में हुआ है? तो अत्यय अर्थ में हुआ। किस अर्थ में? अत्यय अर्थ में, इसलिए हिमस अत्यय होगा। इसका विग्रह क्या हो जाएगा? हिमस अत्यय। ठीक है। तो प्रश्न संख्या हमारा जो है 5 का बी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 6 का आता है, शक्तिम अनतिक्रम इत्यस्य समस्त पदम किम। तो शक्ति अनतिक्रम का समस्त पद क्या होगा? यथाशक्ति होगा। शक्ति में यथा है, शक्ति का अतिक्रम है, या ए और बी दोनों सही है। तो प्रश्न संख्या 6 का यहाँ पे क्या सही होगा? तो यहाँ पे यथाशक्ति का जो समासिक विग्रह होता है वह होता है शक्तिम अनतिक्रम। क्या है? शक्तिम अनतिक्रम होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा प्रश्न संख्या 6 का ए की तरफ, यथाशक्ति का जो है क्या है शक्तिम अनतिक्रम। यह होता है हमारा लौकिक विग्रह होता है, और शब्द हमारा पद बनता है वो बनता है समासिक पद यथाशक्ति। क्या बनता है? यथाशक्ति। तो प्रश्न संख्या 6 का यहाँ पे ए आंसर करेक्ट है। प्रश्न संख्या 7 कहता है, उपगंगम पदस्य समास विग्रह स्यात्। उपगंगम में समास क्या है जो है समास विग्रह क्या होगा? तो उप गंगा या समीपम हुआ क्या, गंगम समीपम हुआ क्या, समीपम गंगा या गंगा उप है। तो उप गंगम, उप के अर्थ में अव्ययीभाव समास में उप के अर्थ में जो है
समीप अर्थ में होता है, यानी कि उपगंगम, उप जो होता है समीप अर्थ में होता है। तो यहाँ पे उपगंगा, गंगा के समीप, तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा गंगा या समीप। क्या हो जाएगा? गंगा या समीप। प्रश्न संख्या 7 का यहाँ पे ए आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 का आता है कृत तद्धित समाश्च इतेन का संज्ञा विधेयते। तो यहाँ पे करा कि कृत तद्धित में जो समास हुआ उसकी संज्ञा क्या है? प्रातिपदिक संज्ञा है क्या, प्रातिपदिक विधि है क्या, उभऊ है क्या, या प्रातिपदिक पदम है? तो प्रश्न संख्या 8 का यहाँ पे आंसर क्या होगा? तो प्रश्न संख्या 8 का यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा, यानी कि प्रातिपदिक संज्ञा और प्रातिपदिक विधि, यानी कि उभऊ। यहाँ पे दोनों आंसर करेक्ट है। क्या है? दोनों आंसर सही होता है। तो प्रश्न संख्या 8 का यहाँ पे बी जो है सी आंसर सही है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 9 का आता है अधिहरि इत्यस्य अलौकिक विग्रह भवति। करा अधिहरि का अलौकिक विग्रह क्या है? तो यहाँ पे अधिहरि में जो समास हुआ यह अव्ययीभाव समास है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पूछा अलौकिक विग्रह, लौकिक विग्रह क्या हो जाएगा? अधिहरि का, तो अधिहरि का लौकिक विग्रह हो जाएगा हरऊ इति। क्या हो जाएगा? हरऊ इति विभक्ति अर्थ में होता है। यह समासिक विग्रह क्या होता है? विभक्ति अर्थ में होता है और सप्तमी विभक्ति लगा है हरऊ इति में। ठीक है, ये पूछा अलौकिक विग्रह क्या? यह लौकिक विग्रह, और हरऊ इति लौकिक है। अलौकिक है हरि, क्या हो जाएगा? अधि न हरि है क्या? हरि घी अधि है क्या? हरि अधि है क्या, या अधि घी हरि है क्या? तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 9 का आंसर जाएगा हमारा दोस्तों, क्या सही होगा? प्रश्न संख्या 9 का जाएगा हरि घी अधि। क्या हो जाएगा? हरि घी अधि बनेगा अधि हरि। तो प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पे बी आंसर सही होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 कहता है समासी विभक्ति लोप भवति। समास विभक्ति में लोप होता है। न बेति विभाषा का, सुपो धातु प्रातिपदिक का, विभक्ति का, या न लोपस घई का। तो प्रश्न संख्या 10 का यहाँ पे आंसर क्या सही होगा? तो समासी विभक्ति लोपस, समास विभक्ति जो है समासी विभक्ति में लोप होता है। न विभेति विभाषा का, किसका सही होगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 10 का। तो प्रश्न संख्या 10 का यहाँ पे आंसर लेंगे हमारा बी की तरफ जाएगा सुपो धातु प्रातिपदिक। क्या है? सुपो धातु प्रतीक है। प्रश्न संख्या 10 का यहाँ पे जो है बी आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 कहता है त्रिविधि लिंगेशु सामान्य लिंगे वर्तते। तो त्रिविधि लिंगेशु में सामान्य लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो त्रिविधि लिंगेशु सामान्य लिंगे वर्तते। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 12 कहता है नद्या समीपम अत्र समास अस्ति। कह रहा है कि नद्या और समीप में समास है। तो नद्या और समीपम यदि दोनों पद मिलेंगे तो क्या बनेंगे? उपनदी बनेगा क्या? उपनदी बनेगा क्या? उपनदी बनेगा क्या, या उपनदी बनेगा? नद्या समीपम, नदी के समीप। तो नद्या समीप जैसे हमारा उपगंगा बने था, उस प्रकार उपनदी नद्या समीपम में हमारा क्या बनेगा? तो यहाँ पे हमारा जो बनेगा वह बनेगा नद्या समीप जो है उपनदी। क्या बनेगा? उपनदी बनेगा। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे जो है 12 का पहला आंसर सही होगा। क्या बनेगा? उपनदी। तो प्रश्न संख्या 12 का यहाँ पे ये आंसर सही है। प्रश्न संख्या 13 कहता है अधिहरि अत्र अधि इत्यस्य का संज्ञा क्रियते। तो अधिहरि में करा अधि की संज्ञा कौन सी है? उपसर्जन संज्ञा होगी क्या? निपात संज्ञा है क्या? अव्यय संज्ञा है क्या, या उपसर्ग संज्ञा है? तो यहाँ पे अधिहरि में जो अधि है वह उसकी संज्ञा क्या है? तो प्रश्न संख्या 13 का आंसर कहेगा अधि इत्यर्थ का संज्ञा क्रियते, उसकी संज्ञा क्या है? प्रश्न संख्या 13। तो यहाँ पे जो आंसर जाएगा दोस्तों अधि जो है कि इसकी संज्ञा क्या है? तो हमारा आंसर जाएगा उपसर्जन संज्ञा। क्या हो जाएगा? उपसर्जन। जो अधि का
जो है पूर्व निपात होने पर क्या है, उपसर्जन पूर्वम। यहाँ से जाएगा हमारा आंसर जाएगा दोस्तों प्रश्न संख्या 13 का पहला आंसर सही है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 14, संज्ञा सदृश्य इत्यर्थ किम समस्त पदम अस्ति। तो संज्ञा सदृश्य में जो समस्त पद बनेगा वह क्या सही होगा, ससखी सही होगा, ससखी होगा, ससाखी होगा या ससखम होगा। तो प्रसंख्या संख्या सदृश को क्या हो जाएगा हमारे दोस्तों, यहाँ पे जो समस्त पद बनेगा वह क्या बनेगा। प्रश्न संख्या 14 का यहाँ पे आंसर क्या सही होता है। तो प्रश्न संख्या 14 का यहाँ पे हमारा आंसर जो सही हो जाएगा वह क्या सही होगा, यह कह रहा है। तो ससखी जो बनेगा, संख्या जो है हमारा जो शब्द बनेगा वह बनेगा प्रश्न संख्या कहाँ गया, संख्या सदृश। तो हमारा जो शब्द बनेगा वह बनेगा ससखी। क्या बनेगा, ससखी। तो प्रश्न संख्या 18 का यहाँ पे हमारा पहला आंसर सही होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 कहता है समासस्य व्याकरण समता परिभाषा अस्ति। जो है समास, जो है समास है उसका व्याकरण समस्त परिभाषा क्या होगा, यानी व्याकरण संबंधित परिभाषा कौन सी है, यह पूछ रहा है। समास की जो व्याकरण संबंधित परिभाषा वो कौन सी है। तो ऑप्शन है सनम समास, संक्षेपीकरण, अनेक पदानाम एक पद, जो है एक पदानाम भवम, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो है समास की जो परिभाषा सभी है, यानी कि कहते हैं कि सनम समासा भी है, संक्षेपीकरण भी है, अनेक पदानाम एक पद भव भी है। लेकिन यहाँ पूछा है कि व्याकरण संबंधित जो परिभाषा वह कौन सी है। तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा जो है, यहाँ पे आंसर हमारा जाएगा ए की तरफ। यह जो है व्याकरण संबंधित परिभाषा है। तो प्रश्न संख्या 15 का यहाँ पे जो है पहला आंसर सही होता है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि समास के तो सभी परिभाषाएं, लेकिन व्याकरण संबंधित पूछा है कौन सा, तो हमारा ए आंसर सही होता है। अगला प्रश्न है इति हरि अत्र इति अव्यय कस्मिन् अर्थे। तो इति हरि जो है अन्य जो है वह किस अर्थ में जो है अव्यय भाव समास हुआ है। तो शब्द प्रादुर्भाव इति अस्मिन अर्थ में हुआ है, शब्द प्रकाश इति अस्मिन अर्थ में हुआ है, या फिर उभव हुआ है, या फिर पश्चात इति अस्मिन अर्थ में हुआ, यह पूछा है। तो प्रश्न संख्या इति हरि अन्य अत्र होगा दोस्तों। अत्र इति जो शब्द है यह किस अर्थ में हुआ है, अव्यय कस्मिन अर्थे। तो यह जो इति है यह शब्द प्रादुर्भाव इति अस्मिन अर्थ में भी हुआ है, और शब्द प्रकाश इति अस्मिन अर्थ में हुआ है। तो हमारा आंसर जाएगा उभव। दोनों यहाँ पे हमारा आंसर सही होता है। प्रश्न संख्या 16 के यहाँ पे हमारा जो है सी आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न कहता है 17 नंबर का हरे सादृश्यम अत्र समास पदम अस्ति, समासिक पद अस्ति। तो हरे सादृश्य में जो समासिक पद है वह कौन सा है। तो हरि सदृश्य है क्या, सहरि है क्या, सहरे है क्या, या सदृश हरि है। तो हरे सादृश्यम में जो है समासिक पद वह क्या है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे जो है 17 नंबर का प्रश्न का आंसर क्या सही होगा। तो हरे सदृश्य तो जो है हो जाएगा, हरे सादृश्य का हो जाएगा जो है तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा दोस्तों प्रश्न संख्या 17 का। करा कि हरि जो सादृश्य जो बना हुआ है विग्रह पद है उसका समासिक पद क्या होगा। तो आंसर हमारा लेंगे प्रश्न संख्या 17 का आंसर हमारा जाएगा बी की तरफ सहरि। हरे सादृश्य सहरि क्या बनेगा, सहरि का विग्रह हो जाता है हरे सादृश्य। सादृश्य अर्थ में जो है यहाँ पे हमारा अव्यय भाव समास हुआ किस अर्थ में, सदृश अर्थ में। तो प्रश्न संख्या 17 का यहाँ पे बी सही है। यदि पूछे किस अर्थ में हुआ तो सदृश अर्थ में हुआ। तो अव्यय भाव समास है, सदृश अर्थ में हुआ है, और शब्द हमारा बना है सहरि। तो प्रश्न संख्या 17 का यहाँ पे हमारा जो है बी आंसर सही होता है। अगला है साकल्य अर्थे अव्यय भाव समासस्य समासिक पदम अस्ति। तो बड़ा साकल अर्थ में कौन सा समास है। तो सछत्रम है क्या, सत्रियम है क्या, सचक्रम है क्या, या फिर ससकी है।
तो क्या यहाँ पे सही है प्रश्न संख्या 18 का। तो यहाँ पे जो है सछत्रम है या फिर सत्रीड़म है या फिर यहाँ पे जो है सचक्रम है। तो यहाँ पे जो सचक्रम, यहाँ पे जो चक्रम, जो सचक्रम हुआ है वह हुआ हमारा जो है योग पथ अर्थ में। क्या हुआ? योग पथ अर्थ में हुआ। क्या है? योग पथ अर्थ में हुआ, पद अर्थ में हुआ है सचक्रम। जो सत्रीरम है यह किस अर्थ में हुआ है, और जो यहाँ पूछा है साकल अर्थ में कौन सा है। तो यहाँ पे साकल अर्थ में क्या सही होगा। तो सखी हमारा जो है किस अर्थ में हुआ, तो सदृश अर्थ में हुआ है। सखी सदृश अर्थ में हुआ। क्या हुआ? सदृश अर्थ में हमारा हुआ है सखी। तो यहाँ पे सछत्रम किस अर्थ में हुआ है, तो सछत्रम हुआ वह संप्रति अर्थ में हुआ। किस अर्थ में? संप्रति अर्थ में। क्या हुआ? संप्रति अर्थ में, संपत्ति अर्थ में। क्या? संप्रति। सछत्रम छत्राराम जो है छात्राराम संपत्ति, संपत्ति अर्थ में हुआ है। तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा सत्रीरम, जो है शाकल अर्थ में जो है सत्रीरम हुआ है। ठीक है, सत्रीरम जो किस अर्थ में हुआ, तो शाकल अर्थ में हुआ है। इसका विग्रह हो जाएगा त्रिरम अपि अपरिचित। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 18 का यहाँ पे हमारा जो है बी आंसर सही होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। व्यधिर अर्थे अव्ययभाव समासस् समासिक पदम अस्ति। कह रहा है कि व्यधिर अर्थ में कौन सा समासिक पद है। तो दुर्यौनम है क्या, सत्रीडम है क्या, सचक्रम है क्या, या फिर ससखी है। तो व्यधिर अर्थ में कहा है तो यहाँ पे हो चुका, यह साकल अर्थ में है। सचक्रम योगपथ अर्थ में है। ससखी सादृश्य अर्थ में है। तो यहाँ पे दुर्व्यौनम जो हुआ वह हमारा हुआ विरथी अर्थ में। तो प्रश्न संख्या 19 का यहाँ पे पहला आंसर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 कहता है प्रत्यक्षम में समास है। तो अक्षम अक्षम प्रति, तो हमारा होता है बहुब्रीहि समास, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। तो हमारा आंसर जाएगा दोस्तों प्रश्न संख्या 20 का अव्ययभाव समास। प्रत्यक्षम अक्षम अक्षम प्रति। तो प्रश्न संख्या 20 का जो है यहाँ पे बी आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न है रथस्य पश्चात इति विग्रह वाक्य का समास है। जो है यहाँ पे रथ पश्चात का जो विग्रह अर्थ है उस कौन सा बनेगा, अनुरथम, अनुरथ, रथ पश्चात या अनुरथम। तो यहाँ पे पश्चात अर्थ में हुआ अनुरथम। क्या हुआ? पश्चात अर्थ में हुआ है। तो यहाँ पे क्या सही होगा, अनुरथस पश्चात। तो पश्चात अर्थ में कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे हम आंसर लेंगे दोस्तों रथस पश्चात, जैसे विश्रु, विश्रु पश्चात। तो उसी प्रकार जो रथस पश्चात अनुरथम, क्या हो जाएगा, अनुरथम हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या हमारा यहाँ पे आंसर जो जाएगा अनुरथम पश्चात अर्थ में हुआ है। तो हमारा आंसर जाएगा हमारा प्रश्न संख्या 21 का ए की तरफ, अनुरथम है। क्या है? रथस पश्चात। उसी प्रकार विश्रु पश्चात, विश्व पश्चात हो जाएगा। विश्रु का पश्चात अर्थ में विश्व पश्चात, और यहाँ पे रथस पश्चात। प्रश्न संख्या 21 का पहला आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न 22। निम्नलिखित में से अव्ययभाव समास कौन सा है। चतुर्भुज, पंचनदम, पंचवटी या दशानन। तो कह रहा अव्ययभाव समास है, तो कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 22 का चतुर्भुज बहुव्रीहि समास है, पंचवटी द्विगु है, और दशानन भी बहुव्रीहि है। तो हमारा आंसर जाएगा पंचनदम। यहाँ पे प्रश्न संख्या 22 का यहाँ पे जो है बी आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 है। हिमस अत्य का संपूर्ण पद क्या है। अतिहिमम, अतिहिम, अत्यहिमम या हिम पश्चात। तो हिमस अत्य का जो संपूर्ण पद बनेगा वो बनेगा अतिहिमम। क्या बनेगा? अतिहिमम बनेगा। तो प्रश्न संख्या 23 का हमारा पहला आंसर करेक्ट होता है। क्या? पहला आंसर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 कहता है निर्वचकम में समास है। तो बहुव्रीहि समास, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। तो निर्मचकम में हमारा हो जाएगा मचकाराम अभाव। क्या हो जाएगा? निर्मचकम का जो विग्रह हो जाएगा वो होगा मचकाराम अभाव। हमारा हो जाएगा अव्ययभाव समास, मच्छियों का, मक्खियों का अभाव। तो प्रश्न संख्या 24 का यहाँ पे बी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 25 कहता है उपगंगम इति समासो वर्तते। उपगंगम में समास है, बहुव्रीहि समास, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास या द्विगु, गंगा या समीपम। उपगंगम गंगा या समीपम। तो हमारा जाएगा समीप अर्थ में हुआ है। तो प्रश्न संख्या 24 का हमारा जाएगा यहाँ पे जो है
बी आंसर करेक्ट होता है। क्या है? बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25 कहता है यथामति में समास है। तो जिस प्रकार यथाशक्ति हुआ है उसी प्रकार यथामति होगा। तो शक्ति अनतिक्रम है तो मतिम अनतिक्रम हो जाएगा उसका समासिक विग्रह, और हमारा हो जाएगा अव्ययीभाव समास। क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। प्रश्न संख्या 25 का यहाँ पे बी आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या यहाँ पे 26 कहता है उपपौढ़मासम में समास है। तो उपपौढ़मासम में समास कौन सा? बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। तो जो यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न का आंसर क्या सही होगा? उपपौढ़मासम में समास पूछा है तो हमारा आंसर जाएगा यहाँ पे बी की तरफ, अव्ययीभाव समास हुआ है। क्या हुआ? अव्ययीभाव समास हुआ है। तो 26 नंबर का प्रश्न का आंसर हमारा यहाँ पे बी की तरफ जाता है। उपपौढ़मासम में समास हुआ है अव्ययीभाव समास। प्रश्न संख्या 26 का बी आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न है, पारे गंगम में समास है। बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास या फिर द्विगु समास। तो पारे गंगम में जो समास हुआ है वह हमारा समास हुआ है दोस्तों अव्ययीभाव समास। प्रश्न संख्या 27 का यहाँ पे बी आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 28 कहता है, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या उत्तर पदार्थ प्रधान करा। उत्तर पद प्रधान किसकी है? द्विगु समास की, कर्मधारय समास की, बहुव्रीहि समास की या तत्पुरुष समास की। तो उत्तर पद पदार्थ प्रधान कह तो हमारा आंसर जाएगा तत्पुरुष समास है। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। उत्तर पद पदार्थ प्रधान कौन समास होता है? तो वह होता है तत्पुरुष समास। प्रश्न संख्या पहले का यहाँ पे डी आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या दूसरा कहता है तत्पुरुष समास करने वाला सूत्र नहीं है। तो कौन सा नहीं है? श्रित, द्वितीया श्रित, श्रित अतीत पतितगत अत्यस प्राप्त आपन्नयी, तृतीया जो है तत् कृत्यार्थे गुणवचने ने, कर्ति कर्णयो बहु कृता बहुलम या अनेक मन्य पदार्थ है। तो कह रहा है कि तत्पुरुष समास करने वाला सूत्र नहीं है, यह पूछा है। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे जो पहला है ये द्वितीया श्रित अतीत, यह द्वितीया तत्पुरुष समास करता है। तृतीया जो है तत्कृत्यार्थेन गुणवचनेन, यह तृतीया तत्पुरुष समास करता है। कर्ति करे कृत्या बहुलम, यह भी तृतीया तत्पुरुष समास करता है। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा और डी की तरफ अनेक मन्य पदार्थे बहुव्रीहि समास। तो यह बहुव्रीहि समास करता है। तो यहाँ पूछा है कि तत्पुरुष समास करने वाला सूत्र नहीं है तो हमारा आंसर जाएगा डी की तरफ। प्रश्न संख्या 2 का डी आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 कहता है तत्पुरुष समास के मुख्य कितने भेद हैं? तो तत्पुरुष समास के मुख्य कितने भेद हैं यह बताया गया है। तो तत्पुरुष समास के मुख्य रूप से 2 भेद हैं। कितने? 2 भेद हैं। तो कौन कौन से हम नीचे देखते हैं, आगे प्रश्न लगी हुई है। तो प्रश्न संख्या 2 यहाँ पे तत्पुरुष समास के 2 भेद है, व्याधिकरण तत्पुरुष समास और समानाधिकरण तत्पुरुष समास। प्रश्न संख्या 3 का यहाँ पे डी आंसर करेक्ट है। चौथा प्रश्न है, व्याधिकरण तत्पुरुष समास को कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भाग है व्याधिकरण के? तो यहाँ पे 5, 6, 7, 4। तो हमारा आंसर जाएगा 6 भाग है। कितने हैं? 6 भाग है। तो व्याधिकरण तत्पुरुष को द्वितीया तत्पुरुष से स्टार्ट होता है। क्या आता है? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। तो सप्तमी तक होता है, यानी कुल 6 भाग हो गए हमारे व्याधि तत्पुरुष समास के। तो प्रश्न संख्या 4 का यहाँ पे हमारा जो है बी आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 5 है, तत्पुरुष समास कैसा सूत्र है? अधिकार सूत्र है, नियम सूत्र है, विधि सूत्र या परिभाषा सूत्र है? तो यहाँ पे तत्पुरुष समास जो है पूछा कैसा सूत्र है, तो हमारा आंसर जाएगा यहाँ पे तत्पुरुष जो समास है वह है तो क्या है? अधिकार सूत्र है। क्या? अधिकार सूत्र है। तो प्रश्न संख्या 5 का यहाँ पे हमारा पहला आंसर करेक्ट है। प्रश्न संख्या 6 कहता है तत्पुरुष समानाधिकरण रिक्त स्थान की पूर्ति करती। यहाँ पे क्या भरा जाएगा? द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या फिर द्वंद्व समास। तो यहाँ पूछा है कि तत्पुरुष समास का जो समानाधिकरण समास है वह किसका भाग है? तो समानाधिकरण तत्पुरुष का कौन सा भाग है? द्विगु है क्या, कर्मधारय है क्या, बहुव्रीहि है क्या या द्वंद्व है? तो यहाँ पे जो हमारा भरा जाएगा वह भरा जाएगा कर्मधारय समास। क्या भरा जाएगा? कर्मधारय समास। तो तत्पुरुष समास का जो दूसरा भाग है समानाधिकरण तत्पुरुष समास, उसका हमारा भाग है कर्मधारय समास। क्या है? कर्मधारय समास। प्रश्न संख्या 6 का यहाँ पे हमारा जो है बी आंसर करेक्ट होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 कहता है
निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। करा कि कौन सा ऐसा है जो तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन है कृष्ण जो है कृष्ण श्रित शरणागत कष्टापन्न, मास पूर्वम मास मातृसदृश वाक्कलः, कुपपतित जीव प्राप्त सुखापन्न, या माता पितरो पाणिपादम अहिन्नकुलम। यहाँ पे तत्पुरुष समास का जो पूछा है उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 7 का क्या हो जाएगा, डी की तरफ जाएगा। यह हमारा जो उदाहरण द्वंद्व समास का है। किसका? द्वंद्व समास का है। और यह तीनों जो तीनों लाइन में जो उदाहरण है वह तीनों लाइन में जो है तत्पुरुष समास के उदाहरण, द्वितीया के तृतीया के। तो इस प्रकार से द्वितीय तृतीया के जो उदाहरण हमारे हैं वह है तत्पुरुष समास के। तो प्रश्न संख्या 7 का डी आंसर करेक्ट होता है। प्रश्न संख्या 8 कहता है हरि त्रातः में समास है। तो हरि त्रातः में कौन सा समास है? तृतीया तत्पुरुष है, द्वितीया तत्पुरुष है, चतुर्थी है, या फिर पंचमी है। तो हमारा जो हरि त्राता जाएगा वह इसका समासिक विग्रह हो जाएगा हरिरा त्राता। क्या हो जाएगा? हरिरा त्राता इसका समासिक विग्रह है। ठीक है, तो इसमें कहा है कि कौन सा समास हो जाएगा, तो हमारा आंसर जाएगा तृतीया तत्पुरुष समास। प्रश्न संख्या 8 का यहाँ पे हमारा पहला आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न संख्या 9 कहता है नख भिन्न पद का समासिक विग्रह। तो क्या है? नख भिन्न, नखई भिन्न, नखे भिन्न, या भिन्न नख। तो नख भिन्न जो होता है यह तृतीया तत्पुरुष समास का है और इसका विग्रह होता है नखई भिन्न। क्या होता है? नखई भिन्न होता है। प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 कहता है तृतीय तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो कहा तृतीय तत्पुरुष समास का कौन सा उदाहरण नहीं है? तो मास पूर्वम मातृसदृश वाक्कलः, नेत्रहीन गुड़मिश्र घृतपक्वम, दध्योदन माशावर आचार कुशल, और युपदारु कुंभ मृतिका या भूत बलि। तो यहाँ पे जो उदाहरण पूछा है कि नहीं है, तो प्रश्न संख्या तृतीया तत्पुरुष समास का जो उदाहरण है वह मास पूर्वम मातृसदृश वाक्कलः भी है, नेत्रहीनम गुणमिश्र भी है, दध्योदन माशावर यह भी है। कौन सा नहीं है? तो वह हमारा हो जाएगा युपदारु कुंभ मित्रिभा भूत बलि, यह नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 10 का यहाँ पे हमारा आंसर डी करेक्ट होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 कहता है चतुर्थी तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो करा कि कौन सा इसमें से जो चतुर्थी तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन है युपदारु कुंभ मृतिका भूत बलि, गोरक्षकम ब्राह्मण हितम गोसुखम, द्विजाय अयम द्विजाय इदम द्विजाय यम, या चोर भयम सिंह भीति या बिरक भीति। तो यहाँ पे जो पूछा है कौन सा नहीं है, तो हमारा आंसर जाएगा नहीं में। तो यहाँ पे यह भी हमारा चतुर्थी का ही है, जो युपदारु और कुंभ जो है मृतिका, यह दोनों इम्पॉर्टेंट है। और जो है यह भी हमारा गोरक्षकम ब्राह्मण हितम गोसुखम, द्विजाय अयम द्विजाय इदम और द्विजाय यम, यह भी हमारा जो है चतुर्थी का है। तो यहाँ पे चोर भयम सिंह भीतम यह पंचमी तत्पुरुष समास है, इसलिए यह हमारा उदाहरण नहीं है। प्रश्न संख्या 11 का यहाँ पे डी आंसर करेक्ट है। प्रश्न संख्या 12 कहता है पंचमी तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो नरपति विद्यालय राजसेवक चोर भयम सिंह भीत ब्रिक भीति, स्नेत भीत दुरागत स्नोका मुख, अयम सोभी बंधन मुक्त, या कृच्छादगत जो है कृच्छाद गत है। तो प्रश्न संख्या बोला कि पंचमी का नहीं है, यह पूछा है। तो प्रश्न संख्या जो है नरपति, नर का पति, विद्यालय, राजसेवक राजा का सेवक, यह षष्ठी का है। यह क्या है? षष्ठी तत्पुरुष समास का है। और इतने जो हमारे यह पंचमी तत्पुरुष समास के। तो यहाँ चोर भयम सिंह भीतम यह इम्पॉर्टेंट है। स्नेद भीत दुरागत दुराद आगत गत, यह जो है सभी हमारे जो है पंचमी तत्पुरुष समास के हैं। तो हमारा प्रश्न के अकॉर्डिंग आंसर हमारा जो है 12 का ये सही होता है। अगला प्रश्न है 13 नंबर का षष्ठी तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है। राजपुरुष परिचायक अध्यापक होत्री पोत्री भर्तृ रथगढ़ पत्तिगढ़ उत्पादक हिमालय 10 पुरुष द्विजाय अयम द्विजाय इदम द्विजाय। तो यहाँ पे यह तीनों लाइन जो है षष्ठी तत्पुरुष समास के हैं। तो नहीं में हमारा आंसर जाएगा यह चतुर्थी का है, द्विजाय अयम द्विजाय इदम द्विजाय इयम, यह जो है हमारा चतुर्थी का है। तो प्रश्न संख्या 13 का डी आंसर करेक्ट है। प्रश्न संख्या 14 की तरफ चलते हैं। यह प्रश्न है सप्तमी तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है। तो अच्छई सौड़ प्रेम ध्रुत द्रुत कित्व सभा पंडित आतप शुष्क कटाह पक्व चक्रबंध श्राद्ध काक मास पूर्व सादृश वाक्कलः।
तो यहाँ पे जो ये तीनों है ये हमारा जो है तत्पुरुष समास के है उदाहरण है। और हमारा नहीं में पूछा है तो मास पूर्वम, मातृ सदृश, वाक्कले, ये तृतीया तत्पुरुष समास के हैं। तो प्रश्न संख्या 14 का यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट है। प्रश्न संख्या 15 कहता है गवाच पद में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? बहुव्रीहि, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व या फिर तत्पुरुष समास। तो गवाच में जो समास प्रयुक्त हुआ हमारा जो है तत्पुरुष समास। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 15 का हमारा यहाँ पे जो है डी आंसर करेक्ट है। प्रश्न संख्या 16 का था अब्राह्मण पद का समास विग्रह होगा। क्या होगा? न अब्राह्मण, न ब्राह्मण, अब्राह्मण, न ब्राह्मण। तो अब्राह्मण का जो विग्रह हो जाएगा वो हो जाएगा न ब्राह्मण। क्या हो जाएगा? न ब्राह्मण। तो हमारा आंसर यहाँ पे बी सही है और समास हो जाएगा नई तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? नई तत्पुरुष समास का उदाहरण है अब्राह्मण। प्रश्न संख्या 16 का यहाँ पे बी आंसर करेक्ट है। प्रश्न संख्या 17 कहता है अगदर्भ पद में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, अव्ययीभाव, द्वंद्व या नई तत्पुरुष समास। तो न गदर्भ, अगदर्भ, न गदर्भ। तो हमारा आंसर जाएगा यहाँ पे नई तत्पुरुष समास। प्रश्न संख्या 17 का यहाँ पे जो है डी आंसर करेक्ट है। प्रश्न संख्या 18 यहाँ पे कहता है कि नई तत्पुरुष समास का कौन सा उदाहरण नहीं है? अनब्ज, अत्याचार, अचरम या अकृतम। बोला कौन सा नहीं? प्रश्न संख्या 18। तो प्रश्न संख्या 18 का यहाँ पे आंसर जाएगा अत्याचार। यह जो है नए तत्पुरुष समास का नहीं उदाहरण है। तो प्रश्न संख्या नहीं पूछा है। प्रश्न संख्या 18 का यहाँ पे बी आंसर करेक्ट है। प्रश्न संख्या 19 का था अज्ञा पद में कौन सा समास है? गति तत्पुरुष समास, प्रादि तत्पुरुष समास, अलुक तत्पुरुष समास या नई तत्पुरुष समास। तो अज्ञा जो पद में वो समास हुआ है नई तत्पुरुष समास। तो प्रश्न संख्या 19 का यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट है। प्रश्न संख्या 20 को लेते हैं। प्रश्न संख्या 20 है निष्कौशाम्भी में समास है। गति तत्पुरुष समास, प्रादि तत्पुरुष समास, नई तत्पुरुष समास या फिर जो है कौन सा समास है जो है कौशाम्भी में। प्रश्न संख्या 20 का। तो प्रश्न संख्या 20 का यहाँ पे आंसर हमारा क्या? तो प्रश्न संख्या यहाँ पे निष्कौम्भी में समास पूछा है कौन सा? प्रश्न संख्या 20 का। तो प्रश्न संख्या 20 का यहाँ पे हमारा आंसर जो जाएगा वह हमारा जाएगा निष्कौम्भी में। हमारा जो समास है वह है यहाँ पे निष्कौम्भी में समास में यहाँ पे हुआ है जो हुआ है वह जाएगा हमारा जो है नए तत्पुरुष समास की तरफ। तो प्रश्न संख्या 20 का यहाँ पे हमारा जो है डी आंसर सही होता है। अगला प्रश्न है कुपुरुष पद में समास है। तो कुपुरुष पद में समास यहाँ पे कौन सा है? तो यहाँ पे गति तत्पुरुष समास है, प्रादि है या फिर अलुक है या फिर नई है। तो कुपुरुष में समास पूछा है कौन सा है? तो कुपुरुष में यहाँ पे जो हमारा समास जाएगा वह हमारा जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा समास जाएगा वह हो जाएगा कुपुरुष में पूछा है समास कौन सा है? ऑप्शन 5 है गति तत्पुरुष समास, प्रादि, अलुक या नई। तो हमारा यहाँ पे आंसर जाएगा बी की तरफ प्रादि तत्पुरुष समास। क्या हुआ? प्रादि तत्पुरुष समास हुआ है कुपुरुष। प्रश्न संख्या 21 का यहाँ पे बी आंसर करेक्ट है। प्रश्न संख्या 22 कहता है प्रादि समास का उदाहरण नहीं है। प्राचार, प्रपितामह, पितामह या फिर द्विजा अयम। तो प्रादि जो है समास का उदाहरण नहीं पूछा है, कौन सा नहीं है? ऑप्शन 4 है। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर जाएगा वह 22 नंबर का प्रश्न का आंसर हमारा जाएगा डी के तरफ द्विजा अयम नहीं। यह तीनों जो हमारा जो है प्रादि तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो प्रश्न संख्या 22 का डी आंसर करेक्ट है। प्रश्न संख्या 23 कहता है कुत्सित पुरुष का संपूर्ण पद है। तो कुत्सित पुरुष है, कुपुरुष है, सुपुरुष है या फिर दुपुरुष है। तो कुत्सित जो है कुत्सित पुरुष का संपूर्ण पद क्या बनेगा? तो हमारा बनेगा कुपुरुष। क्या बनेगा? कुपुरुष। तो प्रश्न संख्या 23 का यहाँ पर संपूर्ण पद बना, यह विच्छेद हमारा है कुत्सित पुरुष। तो हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा कुपुरुष। क्या हो जाएगा? कुपुरुष। प्रश्न संख्या 23 का यहाँ पे बी आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 का था अरिकृत में समास है। गति तत्पुरुष समास, प्रादि, अलुक या फिर नई। तो अरिकृत में जो समास हुआ होगा क्या सही होगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 24 का। प्रश्न संख्या 24 का हमारा जाएगा गति तत्पुरुष समास। अरिकृत में जो समास हुआ है वह गति तत्पुरुष समास से हुआ है। तो प्रश्न संख्या 24 का यहाँ पे ए आंसर जो हमारा सही होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 कहता है 24 कहता युधिष्ठिर इति समासो वर्तते। युधिष्ठिर में समास है गति तत्पुरुष समास, प्रादि तत्पुरुष समास, अलुक या फिर नई तत्पुरुष समास। तो युधिष्ठिर में यहाँ पे जो समास हुआ वह हुआ हमारा दोस्तों जाएगा 24 का
सी की तरफ अलुक तत्पुरुष समास है। क्या? अलुक तत्पुरुष समास। तो प्रश्न संख्या 24 का यहाँ पे सी आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न संख्या 25 है, पटपटाकृत में समास है, गति तत्पुरुष समास, प्रादि, अलुक या नई। तो हमारा आंसर जाएगा 25 नंबर प्रश्न 25 का आंसर जाएगा गति तत्पुरुष समास। पटपटाकृत में जो समास हुआ वह हुआ है गति तत्पुरुष समास। प्रश्न संख्या 25 का ए जो है ये आंसर हमारा करेक्ट है। तो यह हमारा दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी। आज के प्रश्नोत्तरी को यहीं पे हम समाप्त करेंगे। आगे की जो समाज की प्रश्नोत्तरी है उसे जो है अगली कक्षा में हम लेकर पुनः उपस्थित होंगे दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद, थैंक यू।